आज की वीडियो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होने वाली है क्योंकि आज हम निफ्टी के चार्ट में वेव्स की काउंटिंग करेंगे 2020 से। अब जिन्हें इलियट वेव आती है वो तो आसानी से समझ जाएंगे, लेकिन जिन्हें नहीं आती है उनके लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि जो मैं बोल रहा हूं वो आप समझ पाओ। और काउंटिंग को हम वीकली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। जब भी मार्केट के अंदर कोई भी इंपल्स शुरू होती है, इंपल्स का मतलब ट्रेंड, तो उसके अंदर 5 वेव्स होती है और जब ये 5 वेव्स कंप्लीट होती है उसके बाद 3 वेव्स की करेक्शन होती है। या फिर आप ये भी बोल सकते हो जब भी 5 वेव्स का स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है तो उसके बाद एक बड़ी गिरावट होती है। अगर 5 वेव कंप्लीट होने के बाद आपको कोई भी बड़ी गिरावट नहीं दिख रही है तो उसका मतलब है प्राइस एक्सटेंशन के अंदर है। और फिर प्राइस का अगला टॉप कहां लगेगा ये जानने के लिए हमें इंपल्स में 4 वेव ऐड करते हुए चलना पड़ता है। मतलब अगर स्ट्रक्चर 5 वेव में पूरा नहीं हुआ तो फिर वो कंप्लीट होगा 5+4 यानी कि 9 वेव्स के अंदर। अगर 9 वेव में भी कंप्लीट नहीं हो रहा है तो इसमें भी आप 4 ऐड करोगे, यानी कि जो नेक्स्ट टॉप की संभावनाएं होंगी वो 13 वेव के अंदर होगी। अगर 13 वेव के अंदर भी टॉप नहीं लगता है तो इसमें भी 4 ऐड करेंगे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। अब इसे डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए मत बोलना और ना ही सिखाने के लिए बोलना, क्योंकि अभी मैं सिखा नहीं पाऊंगा। अभी हमें चार्ट को समझने के लिए जितनी जरूरत है उतना हमने डिस्कस कर लिया है और अब हम 2020 से काउंट करना शुरू करते हैं। अब अगर आप 2020 से देखोगे तो ये फर्स्ट वेव है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। अब यहां पर 5 वेव कंप्लीट हो गई है, लेकिन उसके बाद भी यहां पर बड़ी गिरावट नहीं हुई है। तो इसका मतलब ये है ये चार्ट एक्सटेंशन के अंदर है। 5 वेव्स के अंदर चार्ट पूरा नहीं हुआ है तो इसका मतलब है ये 9 वेव्स के अंदर पूरा हो सकता है। तो अब हम आगे का काउंट करते हैं। तो यहां पर ये 6 वेव हो गई, ये 7, ये 8th, यहां पर फ्लैट करेक्शन हुई है ABC की और उसके बाद यहां पर 9th वेव बनी है, लेकिन उसके बाद भी प्राइस में कोई बड़ी गिरावट नहीं हुई है। तो जो स्ट्रक्चर है वो 9 वेव के अंदर भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अब ये कितने में कंप्लीट हो सकता है? 9+4 यानी कि 13 वेव के अंदर। अब यहां से आगे का काउंट करते हैं। यहां पर 10th वेव बनी है, यहां पर 11th, जो 4 जून को गिरावट हुई थी वो 12th वेव है और अभी जो टॉप लगा है वो 13th वेव है। अब क्या यहां से बड़ी गिरावट हो सकती है? हो तो सकती है क्योंकि यहां पर 13th वेव कंप्लीट हुई है, लेकिन अगर यहां से बड़ी गिरावट नहीं होती है तो फिर इसमें हम 4 वेव और ऐड कर देंगे और फिर टॉप लगने की प्रोबेबिलिटी 17th वेव के अंदर होगी। और हम प्योरली वेव्स के बेसिस में ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप इस एरिया के अंदर में देखोगे तो जो प्राइस का लो लगा था वो तो लगा था 15,200 के पास में, लेकिन वेव्स के अकॉर्डिंग उसकी करेक्शन खत्म हुई है 16,800 के पास में। और इसी चार्ट में इसी काउंटिंग को हम 10 तरीकों से और कर सकते हैं। मतलब कुछ लोग जहां पर मैंने 5 काउंट किया है उसको 3 मार्क कर सकते हैं, 6th को 4 और 7th को 5, और जहां पर 5 वेव कंप्लीट हुई है उसे लार्जर डिग्री का 1, यहां पर 2, 3, 4 और 5 करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। अब कुछ लोग यहां पर बोलेंगे यहां पर अगर हम 0 to ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो ब्रेक हो रही है तो उसे हम 3rd वेव काउंट नहीं कर सकते। लेकिन जब चार्ट एक्सटेंशन के अंदर होता है तो कुछ केसेस के अंदर ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है। अगर मैक्सिमम टाइम देखोगे तो ब्रेक नहीं होगी। और इस ट्रेंड लाइन को भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसी ट्रेंड लाइन के पास में प्राइस घूमता हुआ ऊपर नीचे गया है, कभी भी इस ट्रेंड लाइन से ज्यादा दूर नहीं गया है। तो इस ट्रेंड लाइन को भी आप रेफरेंस पॉइंट के तौर पर ले सकते हो। जब भी प्राइस इस ट्रेंड लाइन से ज्यादा दूर निकलेगा तो उस साइड की एक बड़ी चाल आ सकती है और वो नीचे भी हो सकती है और ऊपर भी। और इलियट वेव के अंदर हर किसी की काउंटिंग अलग होती है बड़े टाइम फ्रेम में। अगर उसको इलियट वेव आती है और इससे फर्क भी नहीं पड़ता है आप क्या काउंट कर रहे हो, फर्क पड़ता है रिजल्ट से, वो सही आना चाहिए। और मुझे ऐसे चार्ट्स में जो इजी काउंटिंग लगती है वो एक्सटेंशन की ही लगती है। हम बड़े टाइम फ्रेम में जाएंगे 1 2 3 4 5 काउंट करेंगे, उससे अच्छा है एक्सटेंशन की काउंटिंग कर लें क्योंकि बात सेम ही पड़ेगी। और अब हम इन सारी ड्राइंग को मिटाकर अगर डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं तो अभी जो प्राइस के अंदर गिरावट हो रही है वो 3 वेव्स के अंदर हो रही है और ये जिगजैग करेक्शन है। और अभी तक हमने जो चाल 5 अगस्त से शुरू करी है उसका अभी तक पैटर्न कंफर्म नहीं हुआ है। तो अभी हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है वो 5 अगस्त का लो ही है, यानी 23,893 का। और इस करेक्शन के अकॉर्डिंग प्राइस के अंदर गिरावट हो सकती है 100% के पास तक, और इसी के पास में डेली गेट भी है। लेकिन जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, अगर 5 अगस्त का लो ब्रेक होता है तो नीचे का एक और पैटर्न कंफर्म हो जाएगा। लेकिन ये भी जो पैटर्न है वो अभी लॉन्ग टर्म वाला नहीं है, लेकिन हाँ यहां पर एक पॉसिबिलिटी बन जाएगी जिसे हमने एबीसी काउंट किया है वो लार्जर टाइम फ्रेम का ए वेव हो या फिर डब्ल्यू वेव, और इसके बाद हम बी वेव के लिए ऊपर जाएं या फिर एक्स वेव के लिए, और उसके बाद नीचे की सी वेव बनाएं या फिर वाई वेव। इसका एक बार हम कलर चेंज कर लेते हैं। और ये जो सी वेव है वो ऊपर ही पूरी हो जाएगी या फिर एक बार लो ब्रेक करेगी, ये आज की डेट में कोई नहीं बता सकता।
अगर आप 15,000 वाला एरिया भी याद करोगे तो जो प्राइस का लो था वो तो लग गया था 15,200 के आसपास, लेकिन सी वेव पूरी हुई है 16,800 के पास में, उस लो से बहुत ऊपर। और अगर प्राइस 24,200 के लेवलों को संभाल लेता है तो ये भी एक रिवर्सल पॉइंट हो सकता है, जिसकी हमको कंफर्मेशन आनी स्टार्ट होगी 24,800 के ऊपर, और बाकी लेवल्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। और बेटर यहां पर यह है हम गेट को फॉलो करें, और साइकोलॉजी ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। यहाँ पर डाउन ट्रेंड का पैटर्न भी बनाना है, तो इस एरिया के अंदर हमको 3 वेव नहीं चाहिए, फिर हमको यहाँ पर चाहिए 5 वेव्स। अगर यहाँ पर 5 वेव बनती है तो भी यहाँ पर नीचे की कहानी शुरू हो जाएगी, या फिर हमको चाहिए यहाँ पर कॉम्प्लेक्स करेक्शन, यानी कि यहाँ पर हम WXYZ करते हुए नीचे आ सकते हैं। अब इसे मैं जितना ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा उतना ज्यादा कंफ्यूजन होगा, और फिर हमको ये भी देखना पड़ेगा इसमें कौन से टाइम फ्रेम के पैटर्न कंफर्म हो रहे हैं, जो कि ना समझना आसान है और ना ही डिस्क्राइब करना। इसलिए यहाँ पर बेस्ट स्ट्रेटजी ये है, यहाँ पर हम डेली गेट को फॉलो करें और बहुत ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक रहें, और हर ट्रेड के अंदर एसएल जरूर रखें। एसएल हमारे लिए जरूरी क्यों है वो भी एक बार दिखाता हूं। और एक बार हम देखते हैं इंडसइंड बैंक का चार्ट। हमने इस शेयर को डिस्कस किया था और इसके रिजल्ट कुछ खराब आ गए, और एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग के बाद भी 18.5% नीचे क्लोज हुआ है। और वीकली एनालिसिस की वीडियो में इसे मैंने शायद 2-3 बार तो डिस्कस किया था, और यह बोला था 81% के नीचे इसे होल्ड मत करना। और ये लेवल अगर आप देखोगे तो इसने लेवल 2 दिन पहले ब्रेक कर दिए थे, और इसकी बड़ी पिक्चर को भी मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। अभी हमने इलियट वेव डिस्कस की है, तो उसको एक बार वेव्स के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो जो 2018 से गिरावट हुई वो ए वेव है, जो ऊपर का कार्यक्रम है वो बी वेव के अंदर चल रहा है, और फिर इसके बाद इसमें नीचे की सी वेव बननी है। और यह सी वेव कहां तक बन सकती है अगर यह बता दिया तो फट के हाथ में आ जाएगी, और इसीलिए स्टॉप लॉस होते हैं ताकि हम बड़े लॉस से बच जाएं। अब अगर ये वापस से 81% के ऊपर आता है तो इसे देखेंगे, या फिर 61% के पास में आता है तो यहां पर देखेंगे ये संभल रहा है या फिर नहीं संभल रहा है, क्योंकि यहाँ पर मंथली गेट भी है। और अगर नहीं संभला तो इसके अलावा 1000 स्टॉक और है जिनके पैटर्न अभी तक खराब नहीं हुए हैं, तो उन्हें हम देखेंगे। सुनील सर की कही हुई बात हमेशा ध्यान में रखना, सबसे पहला लिया हुआ लॉस सबसे छोटा होता है। इस वीडियो को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, और नेक्स्ट पार्ट के अंदर बैंक निफ्टी, बाकी इंडाइसेस और स्टॉक्स को एनालाइज करेंगे। अब दिवाली भी आ रही है तो इसकी कोई गारंटी नहीं है, चैनल में डेली वीडियो आएगी, हालांकि कोशिश मैं पूरी करूंगा, लेकिन अगर वीडियो नहीं भी आती है तब भी काम चल जाएगा। और इसीलिए निफ्टी का ओवरव्यू डिटेल में दिया है। अब ये नहीं पता है समझ में आया है या फिर नहीं आया है, या फिर कितना आया है, लेकिन कमेंट बॉक्स के अंदर सिखाने के लिए मत बोलना, और ना ही इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछना, क्योंकि जब सुनील सर का मास्टर वेव आएगा तो वही सिखाएंगे। और ये फर्स्ट एंड लास्ट वीडियो है इलियट वेव के ऊपर, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को ठीक से टेक्निकल एनालिसिस भी नहीं आती है, और अगर इसे मैं डिस्कस करूंगा तो सब सर के ऊपर से निकलेगा। और वैसे भी इस कंटेंट को मैं फ्री में शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि सर का पेड कोर्स आ सकता है। बाइंग सेलिंग की वीडियो में किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, इसलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार खुद भी सोच विचार कर लेना।